Assalamu alaikum. We are doing gravitation questions and we are first tackling June 2020 41 question 1. आप इसका जो इसको आप स्क्रीन से इसका रेफरेंस नोट कर लो. ठीक है, हम लोग कर रहे हैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस और जून 2020 41 का क्वेश्चन 1 इससे मैं शुरू करता हूं. अगर ये क्वेश्चन किसी को रीड एंड राइट में मिल जाता है तो वो मुझे बता दे. The question says, state what is meant by a gravitational force. Gravitational force क्या होती है? ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एक मास दूसरे मास पे लगाता है. इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. It is a force of attraction exerted by one mass to other. A binary star system consists of two stars S1 and S2, each in a circular orbit. The orbit of each star in the system has a period of rotation T. Observations of the binary star from Earth are represented by the equation, by the figure. ये बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं? ये एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और इनका कोई बीच में सन वगैरह का इशू नहीं होता. दे ऑर्बिट ईच अदर डायरेक्टली. देखो इस तरह ना, तुम क्वेश्चन पढ़ लो और तुम लोग क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे अगर किसी को इसका रीड एंड राइट का रिस्पॉन्स मिल जाता है तो रीड एंड राइट में इसका चेक करके बता दो क्वेश्चन नंबर क्या है.
क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो, हमने पहला पार्ट कर लिया, वो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन है। ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द सेंटर्स ऑफ S1 and S2 is 1.2 times 10 power minus 5 radian. The distance of the binary star system from Earth is this much. Show that the separation D of the centers of S1 and S2 is this. वो जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें जो सेपरेशन होती है वो उनके सेंटर के बीच में होती है। तो ये खुद ही कह रहे हैं सेपरेशन तो सेपरेशन डी ऑफ द सेंटर्स ऑफ S1 एंड S2 ये आपको शो करना है, मतलब एक्स निकालना है। फॉर्मूला वो लगा दो, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, अगर लग सकता है। हमारे पास जो इस वक्त डेटा है अगर वो उठाएं तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ द सेंटर इज दिस मच। अच्छा, एंगुलर सेपरेशन दी हुई है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो फिर S इज इक्वल टू R थीटा को ला सकते हैं। ये जो एंगुलर सेपरेशन होती है इसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू R थीटा। इसको लगा लो। इन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट था और ये सवाल जो है रीड एंड राइट में क्वेश्चन नंबर है। और उसके बाद अब ये वाला फॉर्मूला देखो, S इज इक्वल टू R थीटा, डेटा लगाओ, फॉर्मूला लगाओ और उसके बाद वर्किंग कर
देखो अब इसमें नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कहीं किया अहमद, तो वो तुम्हें ना नहीं कर सकते, तुम्हें इसी इसी डेफिनेशन को ऊपर नीचे करके लिख दो। फोर्स ऑन अ मास ड्यू टू अनदर मास, ये चल जाएगा। फोर्स बिटवीन टू मासेस करोगे ना तो एक मसला आ जाएगा कि वो एक फोर्स नहीं होगी, फिर वो दो फोर्सेस होती हैं, वो फिर न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली स्टोरी बन जाएगी। चलो आगे पढ़ो। द S1 S2 rotate with the same angular velocity omega. The point P is at a distance x from the center of star S1. The period of rotation of the star is 44.2 years. Calculate the angular. अब देखो तुम्हें पीरियड दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। हाँ ये सही है कि इसको ना ईयर से कन्वर्ट कर लेना, इसका यूनिट इसने क्या दिया, अच्छा रेडियन पर सेकंड दिया, तो तुम इसको ना कन्वर्ट कर लेना सेकंड में। ये वाला पार्ट शुरू करो, ये वाला पार्ट शुरू करो। सबसे बेस्ट ये होगा कि तुम लोग इसी अपनी बुक पर सॉल्व करो, सारी जो वर्किंग है वो एक ही जगह करो, तुम्हारा होमवर्क भी कवर होगा। और जब अभी हम होमवर्क सबमिशन लेंगे तो तुम्हारा काम हुआ होगा। कोशिश करो कि बुक परचेज कर लो और जितनी भी वर्किंग करनी है वो इसी बुक में करो। हाँ, गुड आंसर। बाकी लोग भी वर्किंग शेयर करें, वर्किंग के अंदर फॉर्मूला लिखना है, यूनिट कन्वर्जन दिखानी है। सिग्निफिकेंट फिगर में ये चक्कर होता है कि अगर तुम चाहो तो क्वेश्चन में जो है उतनी ही रख लो या उससे एक नंबर कम भी चल जाएगा, लेकिन बहरहाल इसमें 44.2 है। 44.2 का मतलब है, 44.2 जो है ना उसका मतलब ये है कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे जा सकता है। Now we consider the next part. By considering the forces acting on the two stars, show that the ratio of the masses of the star is given by this. ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ओ लेवल से आप ले सकते हो कि अगर आपको दो चीजों के बीच में सेपरेशन दी हुई है तो आपको एक साइड से कम करके उसके साथ एक्स ला सकते हो, यानी आपको जो डायग्राम दी हुई है उसमें आके वर्किंग कर लो। देखो जो उसने दोनों प्लैनेट्स के बीच में सेपरेशन दी हुई है वो डी है, इधर से एक्स है, तो फिर ये वाली सेपरेशन क्या हो गई, ये वाली जो सेपरेशन हुई ये हो गई डी माइनस एक्स। तो आप इसमें ये वाली वर्किंग कर लो, पहले उसी डायग्राम को अपडेट कर लो। ठीक है, अब तुम इसको रखो और इसको रखकर जैसे तुम मैथमेटिक्स में इक्वेशंस बनाते हो,
इसको इक्वेशन फॉर्म में ले आओ, तुम्हें डायग्राम छोटी सी एग्जामिनर को बना के दिखाओ और उसके बाद दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। दोनों, चूंकि दोनों ऑर्बिट कर रहे हैं तो एक दूसरे को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरह रेशो लगाकर वो जो ऑब्जेक्ट हैं उन पर रेशो लगाओ, दोनों पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा और उसको फिर सिंप्लीफाई कर दो। गुड। अब इसका जो अगला पार्ट है उसमें आ जाओ। अब वो कहता है द मास m1 ऑफ अ स्टार s1 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट द रेशियो इन टू। वो जो आपने ऊपर रेशियो बनाई है वो 1.5 है, उसको तुम 1.5 रख दो और अपना जो सी पार्ट 1 का आंसर है और बी से डेटा है वो पुट करो और पुट करके फिर इक्वेशन में वैल्यू निकाल लो। अब ये वाले पार्ट में वर्किंग इस तरह है कि m1 अपॉन m2 की जगह 1.5 कर दो, इसको फिर सिंप्लीफाई करो और आंसर लेकर आओ। यार ये तो सिंपल है, x उधर ले जाओ ना, तो इधर बेसिकली 1x है। ये जो तुम x लिखा हुआ देख रहे हो इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो ये 1x है। तो जब ये इधर आएगा तो 1x प्लस 1.5x तो 2.5x हो जाएगा ना।
जैसे तुम लोग अलजबरा में नहीं करते x प्लस 2x, तो क्या होता है, वो 3x हो जाता है ना, ऐसे करके। ये बिल्कुल बिल्कुल वही अलजबरा वाला स्टेप है जो आपने यहाँ देखा है। चलो, मार्च 2042 का 1। देखो रीड एंड राइट में ये कौन सा क्वेश्चन है, अगर है तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 सही है। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसकी डेफिनेशन रटी हुई होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट is the work done per unit mass to bring the mass from infinity to that point. डेफिनेशन फिट कर दो। अब इसकी डेफिनेशन देखो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट मास टू मूव इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो कि TESS is a satellite of mass 360 kg in a circular orbit about the Earth as shown. The radius of the Earth is given and the mass of the Earth considered to be a point mass at its center is this. It takes TESS 13.7 days to orbit the Earth. Show that the radius of orbit of TESS is 2.4 into 10 is to power 8. अब बताओ इसकी वर्किंग कैसे करेंगे। अगर हम देखें तो हमें ऑर्बिट रेडियस में रेडियस को शो करना है, तो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। एक तरीका ये है कि टाइम पीरियड से ओमेगा निकाल लो और फिर ओमेगा से रेडियस निकालो।
दूसरा ये कि तुम्हारे पास जो है वो उसका मास भी दिया हुआ है। अब 13.7 डेज जो है वो ऑर्बिट है, तो टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड को रख कर तुम रेडियस निकाल सकते हो। अब तुम इसकी वर्किंग बनाओ, या तो केपलर लॉ कॉल कर लो। केपलर लॉ जो है वो इस बात पर बेस करता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर तुम केपलर लॉ को कॉल करना चाहो तो केपलर लॉ को कॉल कर लो। इसकी वर्किंग शुरू करें। हाँ, वो इक्वेट रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बेसिकली वही केपलर लॉ जो कह रहा हूँ ना, ये जो केपलर्स का थर्ड लॉ है उसकी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता। तो ये वर्किंग देख लो।
देखो, कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल ईपी का फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज प्लग इन कर दो। पहले छोटी सी एग्जामिनर को डेरिवेशन करके दिखा दो, उसमें वैल्यूज प्लग इन करो और सॉल्व कर दो। ठीक है, इससे तुम्हें डेल्टा यू की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी। अब आगे पढ़ो। यूज द इंफॉर्मेशन इन बी पार्ट 1 टू कैलकुलेट द रेशो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्मॉल जी, और जमीन पर उसकी वैल्यू निकालो, और वह जो ऑर्बिट है जहां टेस्ट पहुंचा है वहां उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालो। दो जगह पे निकालो और फिर उनका रेशो कर दो। तो इसमें वो रेशो डायरेक्ट भी किए जा सकती है, क्योंकि जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। जैसे तुम लोगों ने एएस में सीखा था कि रेशो किसी फॉर्मूला से डायरेक्ट बन जाती है, इस तरह रेशो बनाओ और फिर उसमें जीएम जीएम कट जाएगा, जैसे हम लोग एएस में करते थे, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो। वर्किंग शेयर करें, किसी के पास अगर कोई क्यूरी हो तो वो पूछ सकता है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, उसके हम पास पेपर क्वेश्चंस करने वाले, और हमारा ये प्लान है कि हम इंशाल्लाह इस हफ्ते में उसका टेस्ट भी रख रहे हैं, और इसी इसी चैप्टर का होमवर्क ही हमें कॉल करना है। तो आप जो क्वेश्चंस करो वो रीड एंड राइट वाली बुक के अंदर करो। अच्छा, ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जो रीड एंड राइट में आपको नहीं मिलते, तो फिर आप 8-10 पेजेस का एक स्टेपल बना के उसमें रख दो, और उसमें रख कर फिर आप उसको स्टेपल को साथ कैरी कर लो। तो फायदा ये होगा कि आपके सारे पास पेपर वर्किंग एक ही जगह होगी। जो पहला होमवर्क था वो मैंने 1 मार्क किया था, दूसरा होमवर्क हम 5 पे मार्क करेंगे। आप कोशिश करो कि आप अपनी वर्किंग इसी बुक में रखो, क्योंकि फिर इसी से मैं होमवर्क जो है वो स्कैन करके ले लूंगा। उसके बाद है मार्च 2019 42 का 1, ये वाला ईयर नंबर नोट करो, ये वाला ईयर नंबर नोट करो, और इसको जरा चेक करो कि क्या ये रीड एंड राइट में है। अच्छा, गुड। क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये फुल मेमोरी है। वो जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये तो छप जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में इनका केपलर लॉ की एंट्री हो रही है, और उसके बाद वो न्यूटन लॉ की भी एंट्री है। तो ये कह रहे हैं कि आप ना दोनों को कंपेयर करके ये फॉर्मूला शो करो। ये है वही केपलर लॉ,
बट उसमें बस उसने कांस्टेंट की थोड़ी सी कहानी घुमाने की कोशिश की है। तो आप सब लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। चलो, अब ये छोटी सी डेरिवेशन है और ये मशहूर कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा गया कॉन्सेप्ट है। कि वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई चीज स्पेस में ऑर्बिट करती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है। जब कोई चीज स्पेस में ऑर्बिट करती है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। उसमें कंपेयर करो और केपलर लॉ की डेरिवेशन बना दो। हाँ, बस ये के का चक्कर है, वो के को तुम्हें एडजस्ट करना है। चलो, अब आगे चलाओ इसको। और अब तुम आगे पढ़ो। और जैसे मैंने समझाया था कि तुम इसके पेपर क्वेश्चंस करते जाओगे तो तुम देखोगे कि इनकी मेमोरी, सॉरी, A2 में मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। A satellite is in a circular orbit about Mars. The radius of the orbit of the satellite is this much. The orbital period is this much. Use the expressions to calculate a value for the mass of Mars. चलो, अब ये पढ़ो और ये करके दो। ठीक है, गुड अहमद। इसकी वर्किंग आप लोग भी देख लो, वर्किंग कंप्लीट करो। वो फॉर्मूला ऊपर वाला यूज होगा जो केपलर लॉ है।
इसको कंप्लीट करें और सारे फॉर्मूलाज आपको एक मर्तबा अच्छे से रिवाइज करने चाहिए, क्योंकि A2 में फॉर्मूलाज का पूरा एक बंडल है। ठीक है, तो फिर हमने अभी जो क्वेश्चंस कर लिए इसी पे रोक लेते हैं और आज का काम यहीं तक रखते हैं। आई विल ट्राई इंशाल्लाह कि कल भी हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखें और मकसद ये है कि कुछ पास पेपर और हो जाएं। आप लोग घर पे भी इसको ट्राई करें, ये मुश्किल नहीं है। A2 के पास पेपर आसान होते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस के लिए एग्जामिनर रिपोर्ट को इंगेज करें तो हमेशा फायदा होगा। तो इसको कंप्लीट करें और अगर कोई क्यूरी आती है तो आप हमजा को भी शेयर कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। मेरा थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा होता है। क्वेश्चन 40C ऐसे नहीं समझ में आएगा। 40C तुम मुझे या तो ईयर नंबर पोस्ट करो। मोइस इसका ईयर नंबर देख, मेरे पास बुक नहीं है इस वक्त ना, तो ईयर नंबर पोस्ट कर दो, ईयर नंबर लिख दो। मई जून 2012 41 का क्वेश्चन 1। वैसे क्लास खत्म है, अगर मोइज ने एक अच्छा क्वेश्चन रखा होगा जरूर, क्योंकि इन्होंने पहले भी अच्छी क्यूरीज पूछी थी। अगर आप में से जो जो रुकना चाहे इस सवाल के डिस्कशन में रुक जाए। और वैसे लेकिन ऑफिशियली क्लास खत्म है और जो मूव करना चाहे वो मूव कर ले। ये है जून 12 41 का 1। जून 12। ये वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इस सवाल में। शुरू में तो हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन स्फेरिकल प्लैनेट में बी एज्यूम टू एन आइसोलेटेड पॉइंट मास विद इट्स। हाँ एक सेकेंड हुमैरा, आपको रुकना पड़ेगा पहले। ये एक सवाल हम मिलके कर लें। पहले ये कर लेते हैं, सही है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन। इसका सी पार्ट may be assumed to be an isolated point mass with its mass concentrated center of small mass moving and normal to the surface of the planet. The mass moves away from the planet through a short distance h. State and explain why the change in gravitational potential of the mass can be given by this expression where g is the। ये सवाल थ्योरेटिकल लग रहा है मुझे ना, और वो कह रहा है कि वो स्मॉल डिस्टेंस उसने हाईलाइट किया है। ये देखो, ये स्मॉल डिस्टेंस है ना, इतने छोटे डिस्टेंस में जो जी का चेंज है वो कंसीडरेबल नहीं होगा। और इसमें तुम देखो, जब तुम ऐसे सवाल में आओ तो मार्क्स बहुत ज्यादा दिए हुए, इसका मतलब है कि वो कुछ वर्किंग भी चाह रहा है। तुम्हें याद होगा मैंने क्लास में एमजीएच की डेरिवेशन भी करवाई थी, तुम वो भी इंगेज कर सकते हो। अब ये कह रहा है स्टेट करो और एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें थ्योरी यूज कर सकते हो, या तुम ये भी यूज कर सकते हो कि तुम थ्योरी की जगह मैथमेटिकल डेरिवेशन फिट कर दो, क्योंकि मार्क्स तुम देखोगे ना, मार्क्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसकी जो एग्जामिनर रिपोर्ट है वो भी एक नजर देख लो कि वो क्या कहता है इसमें।
देखो ये क्वेश्चन है, देर वॉज मोर देन वन मेथड ऑफ डिराइविंग द करेक्ट इक्वेशन। आपको याद होगा मैंने क्लास में इसकी इक्वेशन बनवाई थी, डेरिवेशन करवाई थी, और मैंने कहा था कि ये डेरिवेशन इसने एएस से उठाई है। मोस्ट कैंडिडेट कंसीडर द वर्क डन टू मूव द स्मॉल मास बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस, ये सही है। In order to gain full credit, candidates needed to show each step in their derivation and fully explain why approximations that are used. Approximation तो A2 का speciality है ना. Candidates also needed to explain any symbol that were not explained in the stem of the question. तो मेरे ख्याल में मुनीब और मोइस आपको बात समझ में आ गई होगी कि वो जो डेरिवेशन थी मैंने क्लास में करवाई थी, जिसका थीम ये था कि वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है, और उस वर्क डन को रखकर तुम फॉर्मूला बनाओगे। वेट का वेट होता है mg, फिर mg की जगह उसकी वैल्यू डाल दो तो mgh बन जाएगा, क्योंकि वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया है, तो मुझे मोइस चैट पे अपडेट कर दो या माइक पे इन्फॉर्म कर दो अगर तुम्हारे पास ये क्यूरी अब क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद मोइस आप भी रुक जाओ, एक बस 2 मिनट की रुकना। एक और क्वेश्चन है जून 12 उसी ईयर का 42 का क्वेश्चन नंबर 1 का। ये 1 का जो क्वेश्चन है, एक और बच्चे ने कहा ये भी मिलके कर लेते हैं। ये है जून 12 42 का क्वेश्चन 1 C2। तो क्यूरीज से बड़ा फायदा होता है, भले आप थोड़ी थोड़ी क्यूरीज डिस्कस करें, लेकिन क्यूरीज से ना आपको ये समझ में आ जाता है कि सिचुएशन टैकल कैसे करनी होती है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला पेपर मैंने खोला है, इसका इन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन 1C2। क्वेश्चन 1C2 ये क्या है? The mass of the moon is this much kg. Using data from B, determine the gravitational force between the earth. ये तो इन्होंने कर लिया होगा क्योंकि ये थ्योरी है। यहाँ कह रहे हैं tidal action on the earth's surface causes the radius of the orbit of the moon to increase by 4 centimeter each year. ये एक रियलिटी है कि चूंकि जमीन पर जो टाइडल एक्शन होते हैं, जमीन पे मून की वजह से जो वेव्स बनती हैं पानी में, उससे मून के रेडियस में एक स्ट्रेच आता है, और वो कह रहे हैं कि उसका रेडियस हर साल 4 सेंटीमीटर बढ़ता है। में द चेंज इन 1 ईयर ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून। तो ये सवाल बेसिकली थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन तो नहीं लग रहा, मुझे तो ये वर्किंग लग रहा है। तो वो फॉर्मूला लगाओ ना, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। और फिर वो हो जाएगा माइनस GM 1/R2 माइनस 1/R1, ये है। अब मुझे लग रहा है हुरिया कि ये सिंपल कैलकुलेशन है, नहीं सॉरी हुमेरा। तो इसमें बेटा देखो कि अपीरेंटली इट लुक्स लाइक अ कैलकुलेशन क्वेश्चन, और इसमें अगर कोई इशू है तो आप मुझे प्लीज चैट पे इन्फॉर्म करो कि आप इसमें क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हो। इसकी मार्किंग स्कीम भी निकाल लेते हैं। The derivation caused considerable difficulty for many candidates. It was usual to find the expression G mm/R to potential energy was quoted. The subsequent calculation was then not complete with sufficient accuracy, thus giving an answer of 0. Those who use the expression F delta X seldom explain that the force could be considered as being constant because X is very much smaller than the distance R. ये तो बेसिकली दो गलतियां बता रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम तो कैलकुलेशन तो करेंगे तभी, जीरो तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल में। इसकी मार्किंग स्कीम देख लीजिए आपने, क्योंकि सर 8 वर्किंग तो एक्सपोनेंशियल 18
जूल्स आ रहा है। अच्छा, तो तुमने क्या किया, तुमने वही फॉर्मूला लगाया है क्या, डेल्टा यू वाला, या क्या किया? जी सर, डेल्टा यू वाला ही लगाया, उसमें मैंने माइनस जी एम एम ब्रैकेट में 1/r2 माइनस 1/r1 कर दिया, और R2 जो था वो जो रेडियस है उस ऑर्बिट का प्लस 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 कर दिया। सही सही। अच्छा, ये पॉसिबल है कि तुम इसकी पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दो ग्रुप पर, या मुझे मुझे एक व्हाट्सएप कर दो, या ग्रुप पे एक व्हाट्सएप कर दो, या श्योर सर, सेपरेटली कर? मैं भेज दूंगा सर। हाँ, ठीक है। कैलकुलेशन स्टेप ये हुमैरा मुझे ये भेजते हैं। नहीं फिर अभी आज मुनीब यही हो सकता है, मेरी एक और क्लास है असल में, तो हम इसको नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्ट्रेच कर लें। तो ये तुम नोट कर लो, मई जून 1641, ये नोट करके रख लो। कल की क्लास में भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ टाइम स्पेयर करें और उसमें ये को रख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। सर कल क्लास कितने बजे? कल भी यही टाइम के अराउंड रखूंगा, वो जो टाइम है वो यही रखेंगे इंशाल्लाह, तो मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे। ओके सर, ठीक है, थैंक थैंक यू, यू सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।